नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रादेशिक समाचार एकांश की साप्ताहिक पेशकश चर्चा में और मैं हूं आपके साथ लीना। दर्शकों, केंद्र सरकार हमारे देश को विकसित बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और युवाओं पर विशेष रूप से फोकस कर रही है और इनमें ये जो हमारा आज का जो विषय है इन्हीं में से एक है। ये विषय जुड़ा है हमारे भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत, स्वस्थ भारत की। जानेंगे कि आज़ादी के पहले हमारे देश में किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था थी और अब किस तरह की, जब आज़ादी को पूरे 78 साल पूरे होने वाले हैं जब, तो किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था है और इसके लिए छत्तीसगढ़ में किस तरह हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो स्वास्थ्य के किन पायदान पर आगे खड़ा हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर की क्या भूमिका है, क्या योगदान है, किस तरह के अचीवमेंट्स हैं, तमाम बातें हैं जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रायपुर एम्स के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर अशोक जिंदल जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं सर। और जैसा कि हम कल आज़ादी का जश्न मनाने वाले हैं, आज़ादी को हमारे पूरे 78 साल पूरे होने वाले हैं, ऐसे में स्वतंत्रता से पहले भारत में किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था थी और अब किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, हम एक गरीब देश थे जी। हम विकसित देशों में भी श्रेणी में बहुत नीचे थे और स्वास्थ्य का भी इस तरह का हाल था। अगर आप देखें तो एक एवरेज इंडियन उस वक्त 30 साल की उम्र में मर जाता था। ये हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। सिमिलरली हमारी जो मदर्स थी, मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत हाई थी। काफ़ी बच्चे हमारे अपना पहला जन्मदिन नहीं मना सकते थे। कारण थी हमारी मातृत्व, शिशु की चिकित्सा व्यवस्था वगैरह कुछ भी नहीं था, ना के बराबर था हमारे देश में। देश उससे पहले कई फैमिन से गुजर चुका था, जैसे बंगाल फैमिन वगैरह, तो उससे कुपोषण के भी हम लोग शिकार थे। हम अपना खाद्यान्न पूरा नहीं कर पाते थे और मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, ये सब बीमारियां और बाकी सारी इन्फेक्शियस डिजीज हमारे देश में भरपूर थी। और इनको ठीक करने के लिए या इनको लोगों को बताने के लिए या इलाज करने के लिए ना तो हमारे पास उस लेवल की डायग्नोस्टिक व्यवस्था थी, ना उस लेवल की हमारे पास क्यूरेटिव सर्विसेज थी जी। फिर भी भारत सरकार ने उस वक्त एक भोर कमेटी बनाई गई, भोर कमेटी का गठन हुआ और भोर कमेटी ने फिर अपना जो प्रारूप रखा कि जिस तरह हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होने चाहिए, हमारे सब सेंटर होने चाहिए 5000 पॉपुलेशन के नीचे ऊपर, उसके ऊपर प्राइमरी से हेल्थ सेंटर, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और फिर फाइनली क्वार्टरनरी या टर्शरी केयर हॉस्पिटल। तो उन्होंने एक बुनियाद रखी थी कि हर लेवल पे पेशेंट को फिल्टर आउट किया जाए और जहाँ तक हो सके ये जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं तो लोगों को उनके घर तक पहुँचाए। हमने अपना टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया और DDT स्प्रे, जैसे आपको पता होगा, बहुत 1960s में बहुत स्प्रे हुआ क्योंकि मच्छर इतने ज़्यादा थे, उससे मलेरिया बहुत कम हुआ। हमने स्मॉल पॉक्स से पहले हमने आज़ादी पाई, पूरे विश्व में पाई, जिसको बड़ा चेचक भी लोग कहते हैं। और अभी गिनी वर्म डिजीज़ जो कि राजस्थान में स्टेपवेल्स की वजह से होता है, उससे हम इरेडिकेट हो चुके हैं। पोलियो हमारे देश से निकल चुका है क्योंकि भरपूर पोलियो का कार्यक्रम हुआ और ट्रिकोमा से रिसेंटली हमने निजात पाया है। तो इन्फेक्शियस डिजीज बहुत कम हुई हैं। उसके साथ साथ जैसे जैसे स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ती गई हैं, हमने अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स खोले, अपने डॉक्टर्स ट्रेन किए, अपने हॉस्पिटल्स बिल्ड किए। धीरे धीरे पहले एक एम्स था, अभी 23 एम्स हो गए हैं। तो इस तरह रेफरल सर्विसेज पब्लिक सेक्टर में बहुत बड़ी, प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत विकास किया। आज ये हालत है कि हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 हो गई है। हमारा MMR आगे बहुत ज़्यादा था, अभी बहुत कम हो गया है। फिर भी जो अभी समस्याएं हैं वो एक्चुअली रीजनल डिस्पैरिटीज फिर भी हैं। जैसे कुछ जगह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, कुछ जगह थोड़ा कम है, वो सब हो रहा है। हमने पॉपुलेशन नियंत्रण में भी काफ़ी आगे बढ़े हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट वगैरह अभी बहुत कम हुआ है। आगे से लोगों में जागरूकता बढ़ी है कि एक छोटा परिवार स्वस्थ परिवार रहेगा। तो इस तरह अगर आप देखें तो इन्फेक्शियस डिजीज पे हमने बहुत काबू पाया है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा देते हो तो नेचुरली वो जो हम लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं, पहले तो लाइफस्टाइल था ही नहीं हमारे पास। 30 साल में हम मर जाते थे। क्या लाइफस्टाइल है? अब 70 साल के हो गए
तो वो डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, ओबेसिटी वाले में तो प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा की है। तो ये सब एफ्लुएंट बीमारियां भी देश में एक तरह से आ गई हैं। बिल्कुल, जैसे आज़ादी के पहले की आपने बात की और बाद की भी आपने बात कही है, और पूरे भारत भर में एम्स लगभग 23 एम्स हैं। ऐसे में अगर रायपुर एम्स की हम बात करें तो यहाँ की उपलब्धियाँ क्या क्या रही हैं? देखिए, रायपुर एम्स भारत सरकार ने देखा कि जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ और एक अलग राज्य बना तो देखा कि ये रिलेटिवली पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाता था, बीइंग ट्राइबल एरिया, नॉट फॉर एनी अदर रीजन। तो इसलिए जो पहले 6 एम्स बने 2012 में, माननीय उस वक्त जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री थी श्रीमती सुषमा स्वराज, उन्होंने टाटीबंध में एम्स की आधारशिला रखी, और फिर धीरे धीरे ये एम्स 2012 में ये एम्स धीरे धीरे बढ़ता रहा। अब हम वो पुराने सो कॉल्ड पुराने 6 फंक्शनल एम्स में से हैं, और हम फुल्ली इस्टेब्लिश्ड हैं। मतलब हम कोई भी टर्शरी केयर सर्विस आप बताइए वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ तकरीबन सारी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हैं, कार्डियोलॉजी, इंटरवेंशन लैब, फिर हमारे यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट, हमारे यहाँ न्यूरो सर्जरी, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी में बहुत बेड्स हैं, ईएनटी स्पेशलिटी, आई। तो मतलब हमारे पास एक फुल बुके ऑफ सर्विसेज हैं जो कि हम छत्तीसगढ़ के गरीब से गरीब आदमी, क्योंकि हम कोई भेदभाव तो करते नहीं हैं, और हमारे यहाँ एक टोकन सिर्फ 10 रुपए का होता है ओपीडी देखने का। अगर आईपीडी में आप आयुष्मान कार्ड के साथ हैं तो आपका फ्री इलाज होता है। तो इस तरह एम्स आने से मैं समझता हूँ क्षेत्र में लोगों को भरपूर फायदा हुआ है। नहीं तो लोगों को दिल्ली जाना पड़ता या कोई बाहर कहीं और जाना पड़ता। कैंसर सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट सर्विसेज। तो इससे मैं समझता हूं कि काफी छत्तीसगढ़ के लोगों को इसका लाभ मिला है। बिल्कुल। एम्स की स्थापना के बाद से छत्तीसगढ़ के लोगों में खासतौर पर बीमारी और बीमार के प्रति किस तरह से आप फर्क और बदलाव देख रहे हैं? देखिए, ऐसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी हद तक आपका टेलीविज़न और डिजिटल मीडियम भी इसका साधन है, व्हाट्सएप भी साधन है। तो इस कारण अभी लोगों में जागरूकता भी बहुत बढ़ गई है। लोगों को भी पता चल जाता है कि भी हमें थोड़ा सा सिम्टम्स हैं, वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। पहले लोग घर पे बैठे रहते थे। तो इससे अभी जागरूकता, एजुकेशन वगैरह बहुत बढ़ गई है लोगों में। तो एज अ रिजल्ट लोगों की नीड भी बढ़ गई है, डिमांड भी बढ़ गई है। और जैसे मैंने बोला कि लाइफस्टाइल बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज नोन एज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हर चौथे 5वें व्यक्ति को डायबिटीज हो रहा है, और कैंसर का रोग भी धीरे धीरे हमारा बढ़ता है। कुछ हद तक हमारा जो गुटखा खैनी खाने की वजह से ओरल कैंसर बहुत होता है। तो ये सब मतलब कुछ हमारी समस्याएं हैं, स्मोकिंग वगैरह, जिसकी वजह से ये समस्याएं हैं। और इसके कारण ओवरऑल इन द सेंस के इन सब के लिए ऑब्वियसली एम्स में लोग आते हैं, और लोग अपने एम्स ही नहीं मैं कहूँगा, आई थिंक अगर आप जाएं अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने, जिसको आजकल आरोग्य मंदिर कहते हैं, पहले प्राथमिक चिकित्सा केंद्र कहते थे, आजकल उसका नाम आरोग्य मंदिर बन गया, क्योंकि भारत सरकार ने देखा कि हम आप प्रिवेंशन की तरफ जाएं, क्योंकि अगर हम बीमारी प्रिवेंट कर सकते हैं तो हम अपना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, खर्चा सब कम कर देंगे। और इसलिए अगर हम स्वस्थ जीवन शैली की तरफ बात करें, और जब भी कभी भी हम बोलते हैं आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसलिए आरोग्य मंदिर हैं, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। लेकिन ऑफ कोर्स जिसको एम्स की ज़रूरत है, जिसको कोई समस्या है, और किसी को कोई जेनेटिक बीमारी है वगैरह वगैरह, जैसे यहाँ सिकल सेल एनीमिया बहुत होते हैं हमारे यहाँ, या क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ये 2 फ्लैग करूंगा बीमारियां जो छत्तीसगढ़ में काफी फैली होती हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। और थोड़ा कई बार कुपोषण के भी बच्चे शिकार होते हैं। तो इन सब कारणों से आई थिंक एम्स के आने से डेफिनेटली लोगों को फायदा हुआ है। बिल्कुल। और देखा जाए तो अलग अलग राज्य से भी लोग यहाँ पर आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, और नीति आयोग की रिपोर्ट भी बोलती है कि देश भर में दूसरे नंबर पर, स्वास्थ्य के पायदान में हम दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। इसमें रायपुर एम्स का कितना योगदान आप देखते हैं छत्तीसगढ़? देखिए, रायपुर एम्स का तो योगदान इस तरह है कि एक तो हम लोग टर्शरी केयर सेटअप तो हैं ही जी। तो जैसे ही कोई पेशेंट पेरिफेरी से आता है हमारे पास, उसको पता है कि मेरे को अपने राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ता। दूसरा, हम उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के नेबरिंग जो स्टेट्स हैं हमारे, वहां से भी लोग आते हैं। लोगों को पता है कि उनको सस्ता, सबसे बढ़िया इलाज एम्स में मिलेगा। हमारे पास 1200 बेड्स हैं। तो इन सब चीजों से डेफिनेटली छत्तीसगढ़ के लोगों को फायदा हुआ है। दूसरा, एम्स को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी पता है। जैसे आपको शायद पता हो कि हम लोग एक स्टेट
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर न्यूट्रिशन है, जो कि यूनिसेफ फंडेड है, स्टेट से हम कोई पैसा नहीं लेते। तो इनका काम है कि हमने कई अपने आंगनवाड़ी और पेरिफेरल सेंटर्स में मितानीज और जो पेरिफेरल वर्कर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ताकि बच्चे जो कि कुपोषण का शिकार हैं वो कुपोषण से बाहर आए। ऑलमोस्ट कन्वर्जन रेट हमारा 31 to 63% हो गया, जो कि बच्चे कुपोषण के शिकार हैं जो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। इससे हम टेलीमेंटरिंग भी करते हैं। फिर जैसे हमारा काम है हैंड होल्डिंग भी करना, जैसे लैब टेक्नीशियंस हैं, अब उनकी पेरिफेरी में इतनी ट्रेनिंग नहीं हो पाती, तो हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी हमने रिसेंटली ऑडियोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग की, क्योंकि आपको पता है कि जैसे बच्चे का किसी का कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाता है, तो अब वो बार बार एम्स तो नहीं आएगा रायगढ़ से या कहीं और जोधपुर से या किसी और कोई भी जिले से या बस्तर से। तो फिर हम चाहते हैं कि जहां वहां का लोकल ऑडियोलॉजिस्ट है उसी को उसको कॉक्लियर इम्प्लांट का जो भी फॉलोअप वगैरह है या अर्ली डायग्नोसिस है वो ही करे। तो इस तरह हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग्स करते रहते हैं, रेगुलर कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, ताकि, और उसमें हम पेरिफेरी के डॉक्टर्स को भी बुलाते हैं, नर्सिस को भी बुलाते हैं, ताकि वो लोग अपना ट्रेन हो जाए। और हमने सभी स्टेट गवर्नमेंट वालों को बोला है कि जब भी स्टेट की हेल्थ गवर्नमेंट हमें कभी भी बोलती है कि कोई भी कार्यक्रम कराइए, माइक्रोबायोलॉजी डायग्नोस्टिक्स फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास ऐसा कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है जिसको हम डायग्नोज नहीं कर सकते, और वो सुविधा हम पेरिफेरी में एक्सटेंड करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में कई ऐसे भी इलाके हैं जो दूरस्थ अंचल में है और वहां पर अस्पताल की पहुंच नहीं है, चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं हो पाती है, उनके लिए एम्स किस तरह से हेल्पफुल हो जाता है? देखिए, हम 1-2 जगह हमने कैंप्स किए हैं, जब भी हमें स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है। अभी जशपुर में किया था, और हम लोग अपने स्टेट में कैंप्स करते हैं। फिर बीच में हमने क्या किया था, एक टेली मॉनिटरिंग सर्विस भी की थी। आजकल टेलीमेडिसिन का बहुत रीच है, तो CRPF वगैरह के साथ हमने टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज के वो हमसे कुछ भी परामर्श कर सकते हैं, और उनके नर्सिंग या पेरिफेरी के डॉक्टर्स को बोल सकते हैं उसके बारे में। बिल्कुल। सर, रायपुर एम्स जो है वो इमरजेंसी केसेस के लिए किस तरह से प्रिपेयर रहता है, किस तरह से? देखिए, हमारे पास एक एक्सक्लूसिव ट्रॉमा एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारे पास एक्सक्लूसिव एनेस्थेटिस्ट हैं, इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, सब तरह के 8-10 डॉक्टर्स हैं। प्लस हम MD इन इमरजेंसी मेडिसिन भी कर रहे हैं, तो हमारे पास जूनियर रेजिडेंट्स भी हैं। इनका काम है, ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट है इमरजेंसी का। और इमरजेंसी जैसे आपको पता है, कोई बस खाई में गिर गई, किसी बच्चे ने सुसाइड कर दिया, ड्राउनिंग होगी, आजकल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी होने लग गए, या किसी को हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो गया, तो ये पहले हमारे यहाँ आते हैं। तो हम फिर उसके बाद हमारा एम होता है कि इनको पहले इनकी जान बचाई जाए। तो हमारा एक ट्रायज का सिस्टम है कि भी जो पेशेंट ज्यादा सीरियस है उसको पहला देखा जाएगा। तो ये रेड, येलो, ग्रीन ट्रायज हमने बना रखा है, और उसके हिसाब से पेशेंट को वहां लिया जाता है। अगर तो उसको वेंटिलेटर की जरूरत है तो वेंटिलेटर उपलब्ध कराया। एम पहले है कि पहले उसकी जान बचे, जान बच के बाद हम फिर उसका ट्रायज करते हैं। फिर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कुछ पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर देते हैं, कुछ पेशेंट्स को, क्योंकि कई बार बेड की सुविधा नहीं होती हमारे पास एक्सटेंडेड केयर के लिए, तो हम उनको काउंसिल कर देते हैं, वो दूसरे नीचे वाले अपने शहर वाले किसी अस्पताल में ले जाते हैं। और जिनको फिर लॉन्गिश केयर की जरूरत है, डिपेंडिंग ऑन बेड अवेलेबिलिटी, जैसे वो कार्डियोलॉजी का पेशेंट है, न्यूरो सर्जरी का, न्यूरोलॉजी का, जनरल सर्जरी का पेशेंट, तो उसको वहां रेफर कर दीजिए। आपको जानकर खुशी होगी कि WHO ने बोला है कि तकरीबन 4 से 6 घंटे का टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए इमरजेंसी में। यानी कि अगर आप पेशेंट आए तो आपको 4 या 6 घंटे के अंदर अंदर उसको स्टेबलाइज करना की। अभी मेरा ट्रॉमा एंड इमरजेंसी हेड ने अभी एक स्टडी की थी, तो मुझे बताया था कि सर हम 75% पेशेंट्स को 6 घंटे के अंदर अंदर उनको स्टेबलाइज करने। हमारी कोशिश होगी इसको 100% बनाने की। बिल्कुल सर, हमारी बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द ही। छत्तीसगढ़ी माँ देखबोन और सुनबोन प्रदेश भर के आनी बानी के गोठला, जौन माँ कला, संस्कृति, पारंपरिक तीज तिहार, खेल कूद, सरकार के विभिन्न योजना फायदा के संग माँ खेती किसानी और उद्यमिता के नवाचार ला। देखा हमर संग माँ छत्तीसगढ़ दर्शन माँ दूरदर्शन चैनल माँ हर इतवार के संझा के बेरा माँ 4:15 बजे।
दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा में हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत स्वस्थ भारत की, और हमारे साथ रायपुर एम्स के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल जी मौजूद हैं। और सर, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं फिर से ब्रेक के बाद। बात करते हैं कि सरकार की तरफ से स्वास्थ्यगत सुविधाएं कुछ पहल की जा रही हैं सुविधाओं को सुधारने के लिए। वो जो नीतियां बनाई गई हैं सरकार की तरफ से, उसका कितना फायदा मिल रहा है हेल्थ सेक्टर को? देखिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। जैसे सरकार ने बोला एक अनीमिया मुक्त भारत बनाना है, वो हम कर रहे हैं। फिर दूसरा सबसे बड़ा मैं तो कहूँगा जो वरदान दिया है भारत सरकार, आयुष्मान भारत स्कीम है, जिसमें आप आपका कोई पैसा नहीं लगता। आप एम्स में आते हैं और आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, तो इसके ज़रिए आपका सब इलाज फ्री में होता है। और हमारे यहाँ क्योंकि हमारे रेट्स बहुत कम है, गवर्नमेंट रेट्स पे हम चार्ज करते हैं, तो इसलिए मतलब चार्ज मीन्स पेशेंट के लिए तो फ्री होता है, तो इसलिए मतलब हमारी कोशिश हमारे डॉक्टर्स की भी यही होती है कि उसका कार्ड जितना भी उसका अमाउंट है वो पूरे साल चले जी। तो हमारी सबसे बड़ी, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एम्स में बहुत डेडिकेटेड टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं। एम्स में वही डॉक्टर आते हैं हुआ द बेस्ट, और उनको डेडिकेशन बहुत है। वो यहाँ पैसे वगैरह के लिए नहीं आते, वो आते हैं कि उनको अच्छा क्लिनिकल मटेरियल मिलता है, उनको सेवा करने का मौका मिलता है, उनको रिसर्च करने का मौका मिलता है, और उनको ट्रेनिंग देने का मौका मिलता है। तो इस सिलसिले में एम्स ने काफ़ी, और दूसरा हमारा क्या, अभी हमने अपना ओपीडी ऑलमोस्ट कैशलेस करने की कोशिश की है कि पेशेंट आए, अपना आभा आईडी बनाए और उसके हिसाब से अपना स्कैन करे और डायरेक्ट उसको टोकन मिल जाए और वो जाके अपनी ओपीडी में अकॉर्डिंगली लग जाए। तो जो भी भारत सरकार की प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट का प्रोग्राम है, तो उसको हमें सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट देती है कि क्योंकि पेशेंट्स कैन नॉट अफोर्ड कॉक्लियर इम्प्लांट्स, तो जो भी इम्प्लांट्स का खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट हमें देती है। सिमिलरली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को हमने जब भी किसी पेशेंट के बारे में पर्टिकुलरली बोला है कि भी इसको प्रॉब्लम है, पैसा ज़्यादा खर्च होगा, ही डजंट हैव, तो हमें हमेशा रिस्पॉन्स मिला। कई स्कीम्स प्रधानमंत्री ऑफिस से भी हमें पैसे आते हैं, किसी पेशेंट अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बावजूद हमारी एक रोगी कल्याण समिति है, उसमें अगर कोई भी मरीज आ जाए, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो भी वापस नहीं जाएगा, उसका इलाज फ्री में होगा और उसका इलाज एम्स करेगा। सर, ये जो नई तकनीक के आने से स्वास्थ्य व्यवस्था में किस तरह का प्रभाव पड़ा है? नई तकनीक यानी नई तकनीक जैसे आई हैं, डिजिटल प्रौद्योगिकी की अगर बात करें हम, तो उससे कैसे हेल्थ सेक्टर को फायदा होगा? देखिए, डिजिटलाइजेशन तो एक फ्यूचर है ही सिस्टम का, क्योंकि जैसे ही आप डिजिटलाइज करेंगे, आप अपना टोकन मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, आप देखिए रेलवे में अभी काउंटर है ही नहीं, तो आप ऑनलाइन भी ट्रैकिंग कर सकते हैं अपनी, तो सेमली आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप टोकन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप जाते हैं, अभी हमारी कोशिश है धीरे धीरे कि हम ई प्रिस्क्रिप्शन में आ जाएं, उसके बाद पेशेंट का सारा डाटा डिजिटलाइज हो जाएगा। हमारा मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शन अभी डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो कुछ देर बाद ये होगा कि डॉक्टर्स भी ई प्रिस्क्रिप्शन लिखने लग जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, पेशेंट को आप अपने कागज वागज, सीटी स्कैन वगैरह सब उसको हम एक डिजिटल मॉड्यूल में दे देंगे। और इसके बारे में भारत सरकार भी चाहती है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, के हम इसकी तरफ पहल करें। एक तो ये है। दूसरा, जो आप कह रही थी कुछ सुविधाएं और हमने की हैं, जैसे अभी हमारा सेंटर जाना जाता है रीनल ट्रांसप्लांट्स के लिए, हमने 50 से ऊपर किडनी ट्रांसप्लांट कर दिए, और जबकि मेरे पास सिर्फ एक ही नेफ्रोलॉजिस्ट है, लेकिन बहुत मेहनती लोग हैं। अब आपको पता है ऑर्गन डोनेशन, एक आदमी का ऑर्गन आदमी में ही जा सकता है। और हमने जो नए एम्स हैं उसमें पहला स्वैप ट्रांसप्लांट किया है। स्वैप ट्रांसप्लांट यानी जैसे आपको पता है कि आप सिर्फ रिश्तेदारों में ऑर्गन दे सकते हो, लेकिन अगर क्या होता है, किसी की वाइफ है, उसका मैच नहीं करता हस्बैंड के साथ, लेकिन किसी और के हस्बैंड के साथ मैच कर सकता है, और सिमिलरली उसकी वाइफ का इसके साथ, तो दैट इज अलाउड। तो हमने फर्स्ट स्वैप ट्रांसप्लांट इन द न्यूअर एम्स, जो नए एम्स आए हैं, अभी किया है। उसके बावजूद कुछ चाइल्डलेस कपल्स होते हैं, तो अभी हमें सैंक्शन मिली है आईवीएफ लैब की। और जब कोविड की महामारी आई, तो हम आईसीएमआर के पास गए कि भी हमें एक अच्छा बायोसेफ्टी लैब चाहिए, ताकि हम कोई भी वायरसेस की डायग्नोसिस कर लें। तो उस चक्कर में अभी हमें एक BSL-3 लैब आईसीएमआर ने दिया है, जो कि तकरीबन 15-20 करोड़ की लागत का है, और इसमें हमारी कोशिश है लैब शायद एंड ऑफ द ईयर बन जाएगा। और जब ये लैब बन जाएगा, तो हम किसी भी वायरस वगैरह की डायग्नोसिस से हमें बाहर सैंपल नहीं भेजना पड़ेगा। सर, लेकिन ये जो रिसर्च और इनोवेशंस किए जाते हैं, इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एम्स को कितना सहयोग मिलता है, या एम्स कितना सहयोग करता है?
देखिए, हमारे सारे डॉक्टर्स का मैंडेट है कि अगर उनको प्रमोशन जाना है तो रिसर्च करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ कम से कम ICMR से करोड़ों रुपए की ग्रांट्स लोगों ने लिए। डायरेक्टोरेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ग्रांट्स हैं। अभी हम IIT, अभी आजकल क्या है, AI का जमाना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हमारा एक प्रोजेक्ट है IIT भिलाई के साथ, जिसकी हमारी टीम ये कोशिश कर रही है कि अगर पेरीफेरी में ही डॉक्टर जहाँ है नहीं, ऑटोमेटिकली ECG रीडिंग, ब्लड प्रेशर रीडिंग वगैरह से ऑटोमेटिकली AI डायग्नोज कर दे कि उसको हार्ट अटैक है या नहीं है, और अगर डायग्नोज हो गया तो अकॉर्डिंगली उसका इलाज, थ्रोम्बोलिसिस करना है या इंटरवेंशन करना है, वो आगे ले जाए। तो अभी हम दृष्टि फाउंडेशन IIT इंदौर के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे सारे डॉक्टर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उससे हमारे एक्सरे, CT स्कैन्स वगैरह की रीडिंग में अर्ली डेज, लेकिन जो मेरा मानना है कि फ्यूचर इन रिसर्च इन मेडिसिन इज AI, बिकॉज वही एक तरीका है जिससे हम पेरीफेरी तक पहुंचा पाएंगे। सर, एनीमिया मुक्त भारत और TB उन्मूलन भारत बनाने के लिए सरकार एक मतलब उनके हेल्थ को लेकर सजग है। ऐसे में रायपुर एम्स किस तरह से इन मिशन को पूरा करने के लिए? देखिए, एनीमिया मुक्त भारत का नोडल सेंटर हमारे एम्स के अंदर ही है, जो कि स्टेट सेंटर ऑफ न्यूट्रिशन का हिस्सा है। तो जो भी बच्चों की टेस्टिंग वगैरह अनीमिया की होती है वो हम करते हैं, उनका इलाज करते हैं। और अनीमिया डज नॉट मीन नेसेसरीली कि आपको आयरन और फोलिक एसिड टैबलेट ही दे। कई बार अनीमिया हो जाता है क्योंकि आप कुपोषण के शिकार हैं, माताओं को पता नहीं बच्चों को क्या खाना देना चाहिए, क्या खाना हेल्दी है, क्या नॉन हेल्दी है, तो इस सब की टीचिंग वगैरह सब दी जाती है। तो हमारी कोशिश होती है अनीमिया मुक्त। TB के बारे में तो आई कैन टेल यू दैट द एंटायर TB प्रोग्राम, जो पूरा का नोडल सेंटर, पूरा हमारा पल्मोनोलॉजी डिपार्टमें है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन का, उन्होंने पूरा इसका भार संभाल रखा है। और हर स्टेप पे हम कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की, चाहे डायग्नोस्टिक्स की, चाहे ट्रीटमेंट की, चाहे कंसल्टेंसी की। और हम एकदम 1 to 1 मेरे डॉक्टर्स जो पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ हैं। और जब इनफैक्ट अभी 100 डेज TB का जो कार्यक्रम, 100 डेज TB मुक्त TB डायग्नोस्टिक का कार्यक्रम जो भारत सरकार ने चलाया था, वो हमारे ऑडिटोरियम में माननीय मुख्यमंत्री ने ही उसका उद्घाटन किया था। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार भी ज्यादा सजग है। ऐसे में किस तरह से उनको सुविधाएं दी जा रही हैं रायपुर एम्स में? देखिए, ऐसा है कि जो कि बच्चे हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जो कि माताएं हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती हैं, उनका इलाज हमारे यहाँ होता है। और हमारे यहाँ टचवुड अभी तक कोई महिला की डेथ नहीं हो पाई ड्यूरिंग डिलीवरी, क्योंकि हमारे यहाँ सब तरह के एक्सपर्ट्स हैं, फीटो मेडिसिन एक्सपर्ट्स हैं, ऑन्कोगायनेकोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं। सो सारे जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उनको हम पहले ही पिकअप कर लेते हैं, उनका रेगुलर फॉलोअप करते हैं और कोशिश करते हैं जो हाई रिस्क है उनकी डिलीवरी हमारे यहाँ ही हो। सिमिलरली हमारे पास एक इंटेंसिव नियोनेटल वार्ड है, जो कि 20 से 30 बेड्स हैं उसमें जो भी ये बच्चे 700-750 ग्राम 800 ग्राम के बच्चे भी जो कि हमारे वहाँ आते हैं, और बड़ी खुशी होती है जब ये आराम से 1.5 किलो का होके उनके माँ बाप उनको घर ले जाते हैं। ऐसा कोई रेयर केस देखने को मिलता है कि मतलब वहाँ पे जो ट्रीटमेंट हुआ वो रायपुर एम्स में हुआ, या वो रायपुर के लिए या छत्तीसगढ़ के लिए एक अचीवमेंट है? जी हाँ, बहुत कुछ। कई जटिल सर्जरी की समस्याएं होती हैं जो कि हमारी कार्डियोथोरेसिक यूनिट ने और एनेस्थीसिया यूनिट ने मिलके किए हैं, जिनके की बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी थी। अगर हम सर्जरी टाइम पे नहीं करते, अब डिटेल्स तो इतनी जल्दी मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन पॉइंट इज के उसको हमने किया है। दूसरा, अभी हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट मिलके कई ऐसे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की है जिसमें कि ओपन सर्जरी करने के बाद आगे एक छोटी सी चीज़ करके ब्रेन के अंदर जो भी दिक्कतें थी किसी पेशेंट को, उसको ठीक कर दिया और पेशेंट अपने घर गया है। बिल्कुल। एक व्यक्तिगत मेरा सवाल आपसे है सर कि आर्मी में आपका काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है और फिर एम्स की जिम्मेदारी मिलना, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं आर्मी में 40 साल सर्विस की है, तो आर्मी का सबसे बड़ा है कि हम कम से कम 20-25 शहरों में गए हैं जी। मैंने सियाचिन ग्लेशियर में भी नौकरी की है, -30 डिग्री टेम्परेचर पे भी रहा हूँ 6 महीने तक, जब मैं एक यंग कैप्टन था जी। तो उस वक्त हमने बहुत समस्याएं देखी हैं, फ्रॉस्ट बाइट, चिलब्लेन्स, एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा, जो कि आम डॉक्टर को देखने को नहीं मिलता जी। लेकिन जो फौज ने हमें सिखाया वो एक चीज़ सिखाई है कि भी
आप अनुशासन सबसे ज़रूरी है, डिसिप्लिन एंड सेकेंडली दैट इज़ मेरा क्रक्स है कि भी हम चाहते हैं कि सब लोग डिसिप्लिन रहें और हम एक डिसिप्लिन तरीके से काम करें। दूसरी आर्मी जैसे आपने देखा है कि हमारा ये काम है, सेवा भाव हमें सिखाया जाता है कि भी जो अभी बॉर्डर पे भी आज जो जवान खड़ा हुआ है, आप लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं लेकिन वो तो बेचारा आधी रात को बर्फीले इलाके में या राजस्थान में खड़ा ही हुआ है, उसको शायद डायरेक्टली मौका ना मिले आज़ादी मनाने का डायरेक्टली जैसे हमें मिल रहा है। तो इसलिए हमें बोला जाता है कि आप जो आर्मी में हो और जो डॉक्टर आर्मी में बनता है उसके पास दोनों गुण होते हैं, एक तो डॉक्टर के गुण जो कि हम चाहते हैं कि हमेशा सबकी सेवा करें, और सेकेंडली डिसिप्लिन। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक ऐसा एम्स मिला है जो कि इस्टेब्लिश्ड है, जहाँ काफ़ी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में जब मैं आया मैंने देखा यहाँ के लोग हमेशा खुश रहते हैं, काम करते हैं, डिसिप्लिन लोग हैं। और मैं कहूँगा कि मेरे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नॉन मेडिकल स्टाफ, मैं आप मानेंगे नहीं, कई तो इतना काम करते हैं कि कई बार मुझे उन्हें बोलना पड़ता है कि भैया घर चले जाओ, अभी आपको 18-19 घंटे एक साथ काम कर रहे हो। पर सबके यही कोशिश होती है कि हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करें और एम्स के नाम को ऊंचा ले जाएं, बिकॉज एम्स एक ब्रांड है। सिमिलरली मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ जो MBBS BSc करते हैं कि भाई आप BSc नर्सिंग के आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बनने वाले, तो इसलिए आप ऐसा अपने आप को शो करो कि आप एम्स के प्रोडक्ट हो। जब आप बाहर जाएं तो हमें आप पर नाज हो कि हमने आपको पढ़ाया है, हमने आपको डॉक्टर बनाया, आप एम्स रायपुर के डॉक्टर हैं। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े और जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि 79th हम सेलिब्रेशन मनाने वाले हैं, सेलिब्रेशन करने वाले हैं, स्वाधीनता दिवस हम कल मनाने वाले हैं, ऐसे में आपने काफ़ी सार्थक मैसेज भी दिया कि जब कहीं जाएं और पता हो हेल्थ सेक्टर को देखना हो और आंकना हो तो विद्यार्थी वहाँ से निकले और बताए वो एम्स के स्टूडेंट्स रहे हैं। तो चलिए इससे अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं सर कि आज़ादी के पहले जो भारत की स्थिति थी और आज़ादी के बाद जो स्थिति है वो एम्स बयां करता है। तो चलिए दर्शकों, चर्चा के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए टीम के साथ इजाजत। नमस्कार।